अगर चार ताकतवर पहलवान चारों दिशाओं में एक एक पत्थर फेंके और एक पत्थर ऊपर आसमान की ओर उछालें और उस पूरे खाली स्थान को सोने से भर दिया जाए, तो भी उस पूरे सोने की कीमत इसके बराबर नहीं होगी। जरा इस बात की कल्पना कीजिए। ये कहना था अफगान शासक शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम का। हम यहाँ सिर्फ किसी आम पत्थर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि है एक ऐसे हीरे का बखान है जिसने इतिहास में साम्राज्यों को बनाया भी है और उन्हें मिट्टी में भी मिलाया है। तो इस ऐतिहासिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे बेशकीमती, सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा विवादित हीरे कोहिनूर के 700 सालों के इतिहास की पड़ताल करने जा रहे हैं। और हाँ, हम ये पूरी तरह से न्यूट्रल होकर, बिना किसी पक्षपात के करेंगे। हम सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत की खदानों से निकला ये हीरा आज हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा बन गया है। सच कहूं तो इस सफर में इतना रक्तपात है, इतनी संधियां हैं और सत्ता का ऐसा खेल जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता। अब देखिए, इतनी उलझी हुई कहानी को समझने का एक ही तरीका है कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझें। तो हम इस सफर को इन 6 पड़ावों में देखेंगे। शुरुआती मिथक और खदानों से लेकर मुगलों के राज तक। फिर हम जानेंगे फारसी आक्रमण और इस हीरे से जुड़े उस मशहूर श्राप के बारे में, सिख साम्राज्य के गौरव के बारे में, और फिर इसके ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचने की कहानी। और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि आज के समय में इसके असली मालिक को लेकर क्या बहस चल रही है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मिथक, खदाने और हमारे शुरुआती राजा। कई पुरानी कहानियों और मिथकों में तो इसे महाभारत काल की स्यमंतक मणि भी कहा गया है। लेकिन अगर हम ठोस इतिहास की बात करें तो इसकी कहानी 13वीं सदी की कोल्लूर खदानों से शुरू होती है। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 793 कैरेट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब यह हीरा पहली बार खोजा गया था तब इसका वजन इतना ही था। ये उस समय दुनिया का सबसे विशाल हीरा था। उस समय दक्षिण में काकतीय राजवंश का शासन था। जब राजा ने ये बेशकीमती पत्थर देखा तो वो इतना अभिभूत हो गया कि उसने इसे अपनी कुल देवी भद्रकाली की बाईं आंख में पूरे सम्मान के साथ लगवा दिया। लेकिन यार, इस हीरे की चमक ही कुछ ऐसी थी कि इसे शांति रास ही नहीं आई। आगे देखते हैं कि कैसे यह एक राजवंश से दूसरे राजवंश तक खून खराबे के साथ बढ़ता गया। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने काकतीय राजवंश पर हमला किया और इसे लूट लिया। बस यहीं से इसके सफर में रक्तपात का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। खिलजी से तुगलकों के पास गया, तुगलकों से मालवा के राजा हुशंग शाह के पास, और फिर लगातार युद्ध और संधियों के बीच धक्के खाता हुआ ये ग्वालियर के तोमर राजाओं तक पहुंच गया। मतलब जो हारता हीरा जीतने वाले का हो जाता। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, मुगल साम्राज्य का सरताज। चलिए देखते हैं कि कैसे ये हीरा भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की एक बहुत बड़ी पहचान बन गया। साल 1526, पानीपत की लड़ाई। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और ये हीरा उसके हाथ लगा। बाबर ने तो इसकी कीमत यहां तक आंक दी थी कि ये पूरी दुनिया के एक दिन के खाने के बराबर है। बाबर के बाद ये हुमायूं के पास आया, लेकिन जब हुमायूं को अपनी जान बचाकर भारत से भागना पड़ा तो उसने ईरान के राजा तहमास्प को खुश करने के लिए ये तोहफे में दे दिया। इस तरह हीरा पहली बार भारत से बाहर गया था। हालांकि तहमास्प ने इसे अहमदनगर के राजा निजाम शाह को दे दिया, वहां से गोलकुंडा के कुतुब शाह और फिर वापस मुगलों के पास यानी शाहजहां तक पहुंच गया। शाहजहां ने इसे अपने बेहद खूबसूरत और मशहूर मयूर सिंहासन, जिसे हम पीकॉक थ्रोन कहते हैं, उसके एकदम ऊपरी हिस्से में शान से जड़वा दिया। लेकिन मुगलों की ये शान ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जब औरंगजेब ने सत्ता हथियाई और अपने पिता शाहजहां को जेल में डाला तो हीरा भी उसी के पास आ गया। अब औरंगजेब ने इसे और ज्यादा चमकदार बनाने के लिए एक इटालियन जौहरी को सौंपा। लेकिन यहां एक भयानक गलती हो गई। उस जौहरी ने हीरे को तराशने में ऐसी भयंकर चूक की कि 793 कैरेट का वो विशाल हीरा कट कट कर मात्र 186 कैरेट का रह गया। जरा सोचिए, औरंगजेब किस कदर आग बबूला हुआ होगा। उसने उस जौहरी पर ही एक बहुत भारी जुर्माना ठोक दिया। चलिए अब इस कहानी के तीसरे और सबसे डार्क अध्याय की ओर बढ़ते हैं, फारसी आक्रमण और हीरे का श्राप। यहां से आपको एक पैटर्न नजर आने लगेगा। मुगलों का साम्राज्य अब कमजोर पड़ रहा था और ये हीरा उस समय मोहम्मद शाह रंगीला के पास था। तभी ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर एक बहुत ही खौफनाक आक्रमण किया। अब नादिर शाह को किसी तरह यह भनक लग गई कि रंगीला ने वो हीरा अपनी पगड़ी के अंदर छुपा के रखा है।
तो उसने क्या किया? उसने बड़ी चालाकी से दोस्ती के नाम पर पगड़ी बदलने की रस्म का नाटक किया। अब रंगीला मना तो कर नहीं सकता था। जैसे ही पगड़ी बदली गई और उसे खोला गया, हीरा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चकाचौंध देखकर नादिर शाह एकदम सन्न रह गया और उसके मुंह से बेतहाशा निकला, कोह-ए-नूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। और बस यहीं से इसे इसका ये नाम मिला। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच में बहुत दिलचस्प है। ध्यान दीजिएगा, नादिर शाह ने इसे हासिल तो कर लिया, लेकिन इस श्राप का असर उसी पर सबसे पहले दिखा। वो इसे हमेशा अपने पास रखता था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और उसी के अपने गार्ड्स ने उसकी हत्या कर दी। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो जिन जिन पुरुष राजाओं ने इसे रखा, उन्हें पतन, हत्या या पागलपन का ही सामना करना पड़ा। लेकिन कमाल की बात यह है कि बाद में जब ये हीरा अंग्रेजों के पास पहुंचा तो उन्होंने इस बात को नोटिस किया और कोई रिस्क नहीं लिया। उन्होंने बाकायदा एक नियम बना दिया कि इसे केवल महारानियां ही पहनेंगी, कोई भी पुरुष राजा इसे नहीं पहनेगा। और शायद यही वजह है कि ब्रिटिश रानियों पर इस तथाकथित श्राप का कभी कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद हम आते हैं अध्याय 4 पर, महाराजा रणजीत सिंह और सिख साम्राज्य का गौरव। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान पहुंचा और अहमद शाह दुरानी से होते हुए राजा शाह शुजा के पास आया। लेकिन अपनों से ही धोखा खाकर शाह शुजा को अपनी जान बचाकर लाहौर भागना पड़ा। वहां महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें शरण दी और इसी एहसान के बदले में शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम ने कोहिनूर महाराजा को सौंप दिया। महाराजा रणजीत सिंह के लिए ये हीरा असीम गौरव और शान का प्रतीक था। वो इसे अपनी बाह पर बांधते थे। दिवाली और दशहरा जैसे त्योहारों पर इसे शान से पहनते, ब्रिटिश अधिकारियों को बड़े गर्व के साथ दिखाते और यहाँ तक कि युद्ध के मैदानों में भी इसे अपने साथ ले जाते थे। लेकिन शायद श्राप का साया उनका भी पीछा कर रहा था। 1839 में अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने ये इच्छा जताई कि कोहिनूर को उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में दान कर दिया जाए, लेकिन उनके मंत्रियों ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और उनकी ये आखिरी ख्वाहिश हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। अब हम इस कहानी के 5वें पड़ाव पर आ गए हैं, ब्रिटिश क्राउन को समर्पण। महाराजा रणजीत सिंह के जाते ही सब कुछ कैसे बिखर गया, ये देखना वाकई दुखद है। उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में खून खराबा, साजिशें और जहर देने का ऐसा खौफनाक दौर चला कि साम्राज्य बुरी तरह कमजोर पड़ गया और अंग्रेजों ने इसी अस्थिरता का पूरा फायदा उठाया। अंततः सत्ता रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे के हाथ में आई, महाराजा दलीप सिंह, जो उस समय केवल 5 साल के एक छोटे बच्चे थे। 1849 में अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को हरा दिया और उस छोटे से बच्चे को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इसी संधि के कागजों के जरिए कोहिनूर आधिकारिक तौर पर हमेशा के लिए ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउजी ने इस हीरे को सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास भेजने का एक पूरा गुप्त प्लान बनाया। 1850 में इसे एक पानी के जहाज के जरिए लंदन भेजा गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये यात्रा इतनी ज़्यादा सीक्रेट थी कि जहाज के कप्तान और क्रू मेंबर्स को भनक तक नहीं थी कि उनके बीच कोहिनूर जैसी कोई चीज़ मौजूद है। रास्ते में वो जहाज एक बहुत ही भयानक समुद्री तूफान में भी फंसा और लगभग डूबने ही वाला था। लेकिन जैसे तैसे 3 महीने की उस रहस्यमय यात्रा के बाद हीरा लंदन पहुंच गया। 1851 में कोहिनूर को लंदन के क्रिस्टल पैलेस में आम जनता के देखने के लिए प्रदर्शित किया गया। लेकिन एक अजीब बात हुई, वहां की जनता काफी निराश हुई। उन्हें लगा कि इसकी चमक वैसी तो बिल्कुल नहीं है जैसी उन्होंने कहानियों में सुनी थी। इसके बाद महारानी विक्टोरिया ने आदेश दिया कि इसे यूरोपियन स्टाइल में दोबारा तराशा जाए। 38 दिनों तक इसकी फिर से कटाई हुई, जिससे इसकी चमक तो बढ़ गई, लेकिन ये हीरा और भी छोटा हो गया और इसका अंतिम वजन जो आज हमारे सामने है वो है सिर्फ 105.6 कैरेट। और अब हम आते हैं हमारे अंतिम अध्याय पर, स्वामित्व की लड़ाई। यानी आज के समय में इस पर किसका हक है। ये एक ऐसी भू राजनीतिक बहस है जो आज भी गरमाई हुई है। हम यहाँ कोई साइड नहीं ले रहे हैं, बस जो अलग अलग देशों के दावे हैं उन्हें आपके सामने रख रहे हैं। भारत 1947 में अपनी आज़ादी के बाद से ही लगातार इसकी वापसी की मांग कर रहा है। वहीं पाकिस्तान का तर्क है कि चूंकि सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी, इसलिए यह हीरा तकनीकी रूप से उनका है। अफगानिस्तान अपने राजा अहमद शाह दुरानी के इतिहास के आधार पर इस पर अपना दावा करता है। तो ईरान का कहना है कि नादिर शाह ने इसे जीता था, इसलिए यह उनका होना चाहिए।
लेकिन इन सब के बीच यूनाइटेड किंगडम का रुख एकदम साफ और कड़क है। उनका सीधा सा कहना है कि यह हीरा 150 से भी ज्यादा वर्षों से उनकी ब्रिटिश विरासत का हिस्सा है और इस मुद्दे पर वो कोई बातचीत या समझौता नहीं करेंगे। इस पूरे विवाद में 2016 में एक बहुत ही दिलचस्प लीगल टर्निंग पॉइंट आया। भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने कोहिनूर को वापस लाने के लिए एक याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानूनी नजरिए से ये हीरा अंग्रेजों ने ना तो भारत से चुराया था और ना ही इसे जबरन लूटा गया था, बल्कि इसे लाहौर की संधि के तहत बिल्कुल कानूनी रूप से सौंपा गया था। और बस इसी ऐतिहासिक तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस चोरी की याचिका को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, 700 सालों के इतने लंबे और खूनी इतिहास के बाद हम लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। खदानों के अंधेरे से निकलकर दुनिया के सबसे ताकतवर राजघरानों के ताजों को रोशन करने वाले इस हीरे का सफर सच में हैरान करने वाला है। एक ऐसा बेशकीमती पत्थर जिसे इतिहास में कभी भी खरीदा या बेचा नहीं गया। इसे बस हमेशा तलवारों के जोर पर, धोखे से या कागजों पर संधियों के जरिए एक से दूसरे हाथ में दिया गया। इन तमाम विजयों, संधियों और चोरी के आरोपों से भरे इस इतिहास को देखने के बाद ये सवाल आपके जहन में भी जरूर घूम रहा होगा कि वास्तव में इस रोशनी के पहाड़ का असली मालिक है कौन? क्या ये उस जमीन का है जहां की मिट्टी से ये पहली बार निकला था, या फिर उसका है जिसके ताज में ये आज शान से जड़ा हुआ है? इस सवाल का जवाब शायद इतना आसान नहीं है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।